वो सॉलिड के बारे में जाने, सॉलिड के प्रॉपर्टी के बारे में जाने, सॉलिड से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, और हम लोग जो है वो सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में जाने, जिसमें हम लोग का दो टाइप का सॉलिड देखने को मिला, एक तो एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग जाने कि अगर सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट सीक्वेंशियल होगा, रेगुलर पैटर्न पर होगा, तो वो हमारा कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर हमारा नॉन सीक्वेंशियल हुआ, इरेगुलर अरेंजमेंट हुआ, शॉर्ट ऑर्डर रेंज का हुआ, तो वो हमारा कहलाया एमॉर्फस सॉलिड। जब दोनों का डिफरेंस देख रहे थे तो वहां पर एक पॉइंट आया था, पॉइंट नंबर 6, कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग जाने थे ये हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को पता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो रेगुलर होगा। यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट जो होगा वो रेगुलर होगा लॉन्ग ऑर्डर रेंज तक। जब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर लॉन्ग ऑर्डर रेंज तक, ये हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं, यहाँ पर दो तरह के अरेंजमेंट वाले पार्टिकल हैं हमारे, और ये रेगुलरली अरेंज हैं। इस सॉलिड में अगर इसको हम जो भी सॉलिड माने, देख लेंगे पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर, तो हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारा फिगर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये फिगर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें हमारे रेगुलर अरेंजमेंट वाले पार्टिकल हैं, रेगुलर अरेंजमेंट वाले, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें पार्टिकल जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट वाले हैं। तो अगर किसी भी सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट, तो आप देख सकते हैं अगर हम जो है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करना चाहें तो सारा एक ही तरह का, लेफ्ट साइड का पार्टिकल एक तरह का है, राइट साइड वाला भी पार्टिकल एक ही तरह का है। लेकिन अगर यही डायरेक्शन बदल करके इसका ऑब्जर्वेशन करें तो यहां पर देखिए पार्टिकल रेगुलरली ही रिपीट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट हो गया। यहां पर हर लेफ्ट साइड अगर देखें तो सारा, अगर मान लीजिए कि हम जो है वो यहाँ पर अगर इसको पार्टिकल ए कंसिडर कर रहे हैं और इसको अगर पार्टिकल बी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पार्टिकल बी मिल रहा है और राइट साइड पार्टिकल ए मिल रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम जो है वो डाउन, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मूव करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो पार्टिकल हमको जो है वो बी वाला मिल रहा है लेफ्ट साइड, और ए साइड हम ये पार्टिकल ए हमको मिल रहा है राइट साइड। लेकिन यही अगर हम डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, अब हम कर्व डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, इंक्लाइंड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो हमको जो है वो पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है, ए और बी दोनों देखने को मिल रहा है। तो पहले मूव कर रहे थे तो या तो सिर्फ ए नहीं तो सिर्फ बी मिल रहा था, लेकिन अब डायरेक्शन बदल करके अगर मूव कर रहे हैं उस सॉलिड में ऑब्जर्वेशन, हम डायरेक्शन बदल करके अगर फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो फिजिकल क्वांटिटी आपके बेसिकली एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिए हैं उसके अनुसार रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसके अनुसार रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसके अनुसार थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे आप फिजिक्स के, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 में पढ़े होंगे लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, रेजिस्टेंस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करता हो,
थर्मल कंडक्टिविटी हमारा मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हमारा जो है वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता हो, हीट का ट्रांसफर देखने को मिलता हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके कारण हमारा लाइट जो है वो बेंड करता है। मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी के कारण लाइट हमारा बेंडिंग का फिनोमिनन शो करता है या रिफ्रैक्शन जिसको आप बोलते थे, वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, और इन फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायरेक्शन बदलने पर बदल जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पार्टिकल बी मिल रहा है, राइट साइड पार्टिकल ए मिल रहा है। हम कर्व डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंक्लाइन डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि आपका जो है वो ए और बी दोनों पार्टिकल मिल रहा है। इधर मूव करें लेफ्ट वाले पर तो ये बी, ये ए, बी, ए, यहां पर भी देख लीजिए। अगर आप जो है वो लेफ्ट ना जा रहे हैं, राइट से देखना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो हमारा एनाइसोट्रॉपिक के बारे में अगर आपको उससे पूछा जाए कि एनाइसोट्रॉपिक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा सॉलिड, अमॉर्फस नहीं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये किसका प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये हमारा प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द वैल्यू ऑफ physical quantity have different value along different directions along different direction. This property is due to regular arrangement of constituent particle। और आपको पता है कि एक सॉलिड के constituent particle due to regular arrangement of constituent particle, तो आपको पता है कि constituent particle एक सॉलिड के या तो एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो फिर आयंस होंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि एनाइसोट्रॉपिक होता क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपिक, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस का नहीं, अमॉर्फस का प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपिक। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है इन विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। ये 3 एग्जांपल दिए हुए थे इसलिए हम उसको मेंशन किए। तो हमारे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड रेगुलर, राइट साइड रेगुलर, लेकिन हम जो है वो अगर इंक्लाइंड होकर जा रहे हैं तो पार्टिकल का अरेंजमेंट पहले जो हमारा सिर्फ लेफ्ट साइड बी था, राइट साइड ए था, अब वो बदल गया है। अब ए और बी दोनों मिल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने पर हमारा पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कह देते हैं पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है लेकिन चेंज हो गया। पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो चेंज हो गया। पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू में भी जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। और इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कह दिए कौन सा प्रॉपर्टी? एनाइसोट्रॉपिक। ये किसका प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट वैल्यू along different डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ये रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग जानते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है जिसके कारण ये प्रॉपर्टी हमारा अराइज हुआ। तो हमारा ये एनाइसोट्रॉपिक हुआ
अगर आइसोट्रॉपिक की बात करें तो आइसोट्रॉपिक में ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। आइसोट्रॉपिक तो यहां पर ये हो जाएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा सॉलिड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ये किसके प्रॉपर्टी हैं, एमॉर्फस सॉलिड के। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड in which the value of physical quantity in which the value of physical quantity have same value along different direction, तो यह हमारा हुआ एनाइसोट्रॉपिक। तो यहां पर दो प्रॉपर्टी हमारे पास थे, एक हमारे जो है वो आइसोट्रॉपिक और दूसरे हमारे एनाइसोट्रॉपिक। इसको मिटा रहे हैं, इस फिगर को भी साथ में रिप्रेजेंट कीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लास। हम लोग जानना चाहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड भी नाम दिया गया था। या एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड। बोर्ड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का इंटेक्स ये क्वेश्चन होगा, ये इंटेक्स क्वेश्चन होगा, पेज नंबर 4 या 5 का होगा, पुराने वाले बुक में 4 होगा, पेज नंबर 4 इंटेक्स क्वेश्चन। बोला गया फॉर्मेशन ऑफ ग्लास, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड। सबसे पहले देखते हैं ग्लास का फॉर्मेशन होता कैसे है। हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, जिसका फॉर्मूला SiO2। सबसे पहले इसको हीट किए, ये हीट का सिंबल हाई टेम्परेचर पर। आपको पता है कि इसको हीट करके मेल्ट करेंगे तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मोल्टेन SiO2। मोल्टेन SiO2 ये पिघला हुआ स्टेट में आ जाएगा। ये मोल्टेन SiO2, इसका पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है। हीट करने से इसके पार्टिकल जो पहले सॉलिड स्टेट में थे, ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हमारा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया मोल्टेन SiO2 में, और सडनली लो टेम्परेचर कर दिए, लो टेम्परेचर, सडनली टेम्परेचर को लो कर दिए, सडनली टेम्परेचर हम कम कर दिए। तो अब ये सॉलिड फिर से SiO2 हो गया। लेकिन इस बार ये जो सॉलिड हुआ वो किस तरह का सॉलिड हुआ, अमॉर्फस सॉलिड। यहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट,
और यहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर। देखिए, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहले उस सॉलिड को हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। सबसे पहले उस सॉलिड को हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पार्टिकल में रैंडमनेस बढ़ेगा, फ्री मूवमेंट बढ़ेगा, और फ्री मूवमेंट बढ़ने के कारण उस पार्टिकल का डिग्री ऑफ ऑर्डर चेंज कर जाएगा। पार्टिकल जो है वो सिस्टमेटिकली अब अरेंज नहीं रहेंगे, और सडनली करेंगे क्या कि टेम्परेचर को अब कम कर देंगे, लो टेम्परेचर कर देंगे। और जैसे ही टेम्परेचर को लो करेंगे तो पार्टिकल पहले इतना सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं हो पाएगा, और वो रह जाएगा इरेगुलर पैटर्न पर। और इरेगुलर पैटर्न पर रहेगा तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? अमॉर्फस सॉलिड में। और यही हमारा सॉलिड SiO2 जो अमॉर्फस फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ, यही हमारा कहलाता है ग्लास। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आपको अमॉर्फस में बदलना है तो सबसे पहले उसको हाई टेम्परेचर पर हीट कीजिए। हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद वो मोल्टेन स्टेट में आएगा, और सडनली उसके टेम्परेचर को लो कर दीजिए। तो वो आपका जो है वो अपने पार्टिकल को रेगुलरली अरेंज नहीं कर पाएगा, और वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कौन से सॉलिड में? अमॉर्फस सॉलिड में। तो ये हमारा स्टेप हुआ जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप क्लासरूम में देखते होंगे, सारे बच्चे जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज रहते हैं, सारे का डायरेक्शन एक तरफ होता है, बोर्ड की तरफ। टीचर जब तक क्लास में है सारे बच्चे जो है वो एक सीक्वेंस में अरेंज हैं, सारे बच्चे का जो है वो एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है, सब लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, सबका डायरेक्शन एक है जब तक टीचर क्लास में है। लेकिन जैसे ही क्लास से टीचर बाहर गए, हुआ क्या कि सारे का डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ा, सारा इधर उधर वो मूव करना, कोई 90 डिग्री से घूमे हुए हैं, कोई 180 से, कोई 360 से घूम रहे हैं, सबका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर गया, सब जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ गए हैं। हो सकता है कि बहुत लोग के इतनी काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई कि जो है वो अपना पोजीशन ही बदल करके दूसरे के पास पोजीशन चले गए, तो सबका डिग्री ऑफ रैंडमनेस हाई हो गया। टीचर सडनली इंटर कर गए क्लासरूम में और बोले कि जो जैसे है वैसे ही रहेगा। पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर की इरेगुलर हो गया, यानी कि पहले क्रिस्टलाइन था, अब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो चुका है कौन से सॉलिड में? अमॉर्फस सॉलिड में। अब ग्लास को अमॉर्फस सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड क्यों कहा जाता है? एंशिएंट सिविलाइजेशन में जो ग्लास बनाए जाते थे, एक्चुअली होता क्या था कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे जो ग्लास का जो फॉर्मेशन होता था, एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमारे जो ग्लास का फॉर्मेशन होता था वो होता क्या था कि जैसे जब क्वार्ट्ज को पिघला करके मोल्टेन स्टेट में ला करके उसको जब फ्रेम के ऊपर डाला जाता था, तो जैसे ही फ्रेम के ऊपर डाला जाता था तो सारा उसका आउटर जो सरफेस है वो सॉलिड हो जाता था। और आउटर सरफेस जो है, सारा आउटर सरफेस, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सरफेस है, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक फ्रेम है, जिसमें हमको मोल्टेन स्टेट में SiO2 को ला करके जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट करना है इसको। तो जब मोल्टेन स्टेट में जब इसको पिघला करके इसमें डाले तो इसका सारा आउटर जो सरफेस था, सारा आउटर सरफेस, तो कितना आउटर सरफेस हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 होगा ना जी। एक फेस में अगर ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर हो जाए, क्यूब का शेप का हो जाए, तो इसमें टोटल आउटर फेस कितना होगा? 6 होगा। एक आपके सामने, एक मेरे सामने, एक ऊपर एक नीचे, एक राइट और एक लेफ्ट, आउटर सरफेस 6 ही ना होगा। तो सारा आउटर सरफेस जो है इसका सॉलिडिफाइड कर गया। और अंदर में जो है, और बाहर वाला जो सरफेस है वो अंदर वाले जो मटेरियल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनके टेम्परेचर को कम नहीं होने देगा, और कम नहीं होने देगा तो वो रह गया लिक्विड स्टेट में ही। बाहर वाला थर्मल इंसुलेशन का काम करने लगा, थर्मल कंडक्टर का नहीं, थर्मल इंसुलेटर का काम करने लगा। वो हीट को, वो कम एनर्जी, जो हीट का लो टेम्परेचर है, उसको अंदर की तरफ शिफ्ट ही नहीं होने दे रहा है, बाहर की तरफ जो है वो रोक दे रहा है, वो बाहर ही रोक दे रहा है। अब अंदर वाला जो इस स्टेट में था उसी स्टेट में रह गया। और जब इसको वर्टिकली इस तरह से ग्लास को प्लेस किया गया विंडो में,
ये चर्च में देखने को मिल जाएगा, एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुराने समय के जो घर होंगे, महल होंगे, उनमें ये ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो इस ग्लास को जब ऐसे करके वर्टिकली करके लगाया गया तो सारे जो अंदर में जो लिक्विड मटेरियल थे वो सारे नीचे की तरफ शिफ्ट कर गए, जिसके कारण नीचे वाला पोर्शन थिकर हो गया और ऊपर वाला थिनर हो गया। हाई कंसंट्रेशन होने के कारण नीचे सारा पार्टिकल धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, नीचे धीरे धीरे सारा पार्टिकल जो है वो फ्लो कर रहा है, पार्टिकल फ्लो कर रहा है, नीचे धीरे धीरे सारा पार्टिकल फ्लो करके आ गया। ये बात एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इस बात को एनसीईआरटी के लाइन में देखिएगा आप पढ़ करके, तो वहां पर मिलेगा आपको कि सारा एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो ग्लास होता था वो नीचे में थिक होता था, मोटा होता था, और ऊपर में थीन होता था, पतला होता था। उसके पीछे रीजन है कि अंदर का पार्टिकल अभी भी लिक्विड स्टेट में है, और जिसके कारण उसको वर्टिकली इस तरह से प्लेस करके लगाया गया तो ऊपर वाला पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करके, धीरे धीरे फ्लोइंग टेंडेंसी के कारण नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। नीचे वाला थिकर हो गया कंपैरेटिवली और ऊपर वाला थिनर। अब हुआ क्या कि जब इसको वर्टिकली लगाया गया तो नीचे का कंसंट्रेशन हाई हो गया और ऊपर का कंसंट्रेशन लो। नीचे का कंसंट्रेशन हाई हो गया, नीचे जो है वो कंसंट्रेट हो गया पार्टिकल, और कंसंट्रेट होने के कारण आपको ग्लास मिल्की अपीयर होता था, मिल्क की तरह जो है वो व्हाइट दिखता था वो ग्लास। हाई कंसंट्रेशन, वाटर का आप कलर जो है वो बोल देते हैं कि कलरलेस है वो, ठीक है, चलिए सही बात है कि वाटर लिक्विड स्टेट में कलरलेस दिखता है, लेकिन उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए, आप उसको जो है वो आइस से कन्वर्ट कर दीजिए, ये लिक्विड से स्टेट से कन्वर्ट कर दीजिए सॉलिड स्टेट में, पार्टिकल थोड़ा नजदीक आएगा उसमें, और पार्टिकल का कंसंट्रेशन हाई होने के कारण आप देखते होंगे कि वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको दिखता है। तो हमारा जो है वो कुछ ऐसा घटना देखने को मिलता था। तो ग्लास को एमॉर्फस सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या किसी भी एमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। आप फोम को ही प्रेस करते हैं, फोम के ऊपर प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो उसका पार्टिकल शिफ्ट किया, उसके पार्टिकल शिफ्ट किए, उसके पार्टिकल में पोजीशन में चेंज हुआ, उसका पार्टिकल फ्लो किया। हम लोग पढ़े थे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड जो है वो नेचर में रिजिड होना चाहिए, रिजिड, और नेचर में इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रेशर अप्लाई करने पर उसका पार्टिकल फ्लो कर गया। रिजिड कहां हो रहा है, रिजिड कहां हो रहा है, पार्टिकल तो फ्लो कर जा रहा है, पार्टिकल में रिजिडिटी देखने को नहीं मिल रहा है। इस फ्लो करने की टेंडेंसी के कारण ही उसको नाम दिया गया सुपर कूल लिक्विड या एमॉर्फस सॉलिड, सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ग्लास हैव फ्लोइंग टेंडेंसी। फ्लोइंग, ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो ग्लास थे उनको जब वर्टिकली इस तरह से प्लेस किया गया तो उसके पार्टिकल जो है वो फ्लो करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, फ्लो करने की टेंडेंसी रख रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है वो ग्लास का नाम दे दिए सुपर कूल लिक्विड। वो लिक्विड स्टेट में भी है, उसका अंदर का जो है वो सरफेस लिक्विड ही है अभी, उसको ठंडा किया गया है अभी, लेकिन बाहर वाला सरफेस जो है वो उस इंसुलेटर का काम कर रहा है, और इंसुलेटर का काम कर रहा है जिसके कारण हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है अंदर की तरफ। लो एनर्जी, लो हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर हो जाता तो वो भी सॉलिडिफाइड हो जाता, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है अंदर की तरफ, और सॉलिड आउटर सरफेस उसका सॉलिड है। तो सुपर कूल लिक्विड, ठंडा किया गया फिर भी अंदर का जो है वो स्टेट लिक्विड ही है। तो व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड? तो जिसके भी पार्टिकल हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्लो करने की टेंडेंसी शो करेंगे, जिस भी सॉलिड में, चाहे वो थर्मोकॉल हो चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक को भी आप इलोंगेट कर देते हैं। लो डेंसिटी का अगर प्लास्टिक है, लो डेंसिटी का अगर आपके पास प्लास्टिक है तो लो डेंसिटी के प्लास्टिक को आप इलोंगेट कर देते हैं। लेकिन यही मेरे पास एक आयरन का रॉड है और इसको हम चाहते हैं कि इलोंगेट करना, बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करना होगा इसको, और ये हाई टेम्परेचर पर हीट करके हो सकता है कि हम अगर इलोंगेट करना चाहें, आपको एक आयरन का रॉड दिया जाए और बोला जाए कि आप जो है वो इसको इलोंगेट करके जो है वो इसको स्ट्रेच कर दीजिए, अभी इतना लेंथ का है, इसको स्ट्रेच करके डबल लेंथ का कर दीजिए या थोड़ा और लेंथ बढ़ा दीजिए। तो ये काम सिर्फ सनी देओल ही कर सकता है, हम लोग से नहीं होगा ये काम सिर्फ सनी देओल से ही हो सकता है। तो यहां पर जो है वो पार्टिकल का जो है वो स्ट्रेंथ स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड था, लेकिन अमॉर्फस में नहीं है। थर्मोकोल है, प्रेस कर दिया, पार्टिकल फ्लो कर गया वहां, फोम है, प्रेस कर दिए, रबर है, स्ट्रेच कर लिए, प्लास्टिक है, स्ट्रेचेबल है। तो वैसे पार्टिकल ही हमारे जो है वो अमॉर्फस सॉलिड कहलाएंगे या सुपर कूल लिक्विड कहलाएंगे, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की फ्लो करने की टेंडेंसी होगी, फ्लो करने की टेंडेंसी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज
Why glass is considered as supercooled liquid? Why glass is considered as supercooled liquid? तो इसका हम लोग सुपरकूल लिक्विड और एमॉर्फस सॉलिड भी जोड़ लेना है, और एमॉर्फस सॉलिड। वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपरकूल लिक्विड और एमॉर्फस सॉलिड। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ग्लास और एमॉर्फस सॉलिड, कोई भी एमॉर्फस सॉलिड हो जाए, एमॉर्फस सॉलिड हैव फ्लोइंग टेंडेंसी, फ्लोइंग मतलब बहना, फ्लोइंग टेंडेंसी, so called as supercooled liquid, called as supercooled liquid। ठंडा हुआ है फिर भी, लो टेम्परेचर किए हैं फिर भी अभी भी लिक्विड स्टेट में ही अंदर का पार्टिकल, और वो फ्लो करेगा, जिसके कारण उसको नाम दे दिया गया कौन सा सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड या फिर सुपरकूल्ड लिक्विड। तो ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपरकूल्ड लिक्विड, because the constituent particle of glass or amorphous solid have flowing tendency, so called as supercooled liquid। तो ये थी कहानी हमारे ग्लास के फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले जो है वो, अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में बदलना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हाउ कैन बी कन्वर्ट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू एमॉर्फस। तो अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर एमॉर्फस में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, पार्टिकल का डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगा, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और सडनली टेम्परेचर को क्या कर देंगे, लो। तो पार्टिकल का जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ा, जिसके कारण पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर हो गया, वो इरेगुलर ही रह जाएगा, और वो कन्वर्ट हो गया कौन से सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड में। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर उल्टा, एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम करना चाहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड को सबसे पहले हीट करेंगे, अगर एमॉर्फस सॉलिड को हीट करेंगे तो वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, और उस मोल्टेन स्टेट को इस बार सडनली नहीं, धीरे धीरे टेम्परेचर को अगर लो किया जाए तो मे भी चांसेस है कि पार्टिकल जो होंगे वो रेगुलरली अरेंज होने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज होने की, अपोजिट नेचर का जो पार्टिकल होगा, अगर अपोजिट नेचर का वहां पर इंटरेक्शन हुआ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव के बीच इंटरेक्शन हुआ, तो अपोजिट नेचर के अगर वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे तो वो अपने आप को जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज करना शुरू कर देंगे, और सिस्टमेटिकली अरेंज करना शुरू कर देंगे तो मे भी चांसेस है कि वो एमॉर्फस सॉलिड आपका गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन क्रिस्टलाइन को सॉलिड में को एमॉर्फस में बदलना आसान, लेकिन एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में बदलना मुश्किल, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर को बहुत देर तक धीरे धीरे लो करना होगा। यहां पर अचानक से कम कर दिए, पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस हो गया, क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस में बदल गया। आप इस चीज का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। एक कंटेनर लीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी का पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसको पानी में आप डाल दीजिए और उसको हीट कीजिए, उसका जो है वो शुगर का सॉल्यूशन बनाइए, चाशनी बनाइए, और उसके बाद उसको अचानक से ठंडा कर दीजिए। अब उसको जैसा फ्रेम में आप रखिएगा उस तरह का वो कन्वर्ट कर चुका होगा, जिस फ्रेम में रखिएगा उस तरह का वो कन्वर्ट हो जाएगा उस लिक्विड को। तो पहले वो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, हाई टेम्परेचर पर उसको दिया और अचानक से ठंडा कीजिएगा तो वो लो टेम्परेचर पर हो जाएगा। या मोम को ही देख लीजिए ना, मोम वैक्स को आप देखे होंगे, जब वो पिघलता है तो अपना जो है वो शेप और साइज जो है वो चेंज कर देता है। हाई टेम्परेचर पर वो जब मेल्ट करता है, और वो जो है वो हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद वो जब वहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जब शिफ्ट करता है तो उसका देखते होंगे शेप और साइज जो है वो बदलने लगता है। अब तो नहीं, अब तो ऐसा आता है कि अब तो ऐसा कैंडल आता है
कि जो है वो कंप्लीट जो है इवोपरेट कर जाता है, कंप्लीट इवोपरेशन वहां पर देखने को मिलता है, मेल्ट करके इधर उधर गिरता नहीं है अब। लेकिन पहले का कैंडल ऐसा होता था। तो हमारे पास जो है वो क्वार्ट्ज को अगर हाई टेम्परेचर दिए तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, हाई टेम्परेचर दिए तो मोल्टन SiO2 में बदल गया, सडनली टेम्परेचर को लो किए तो वो हमारा कन्वर्ट हो गया कौन से सॉलिड में, अमॉर्फस सॉलिड में। अगर अमॉर्फस को बदलना है तो SiO2 को फिर से हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। और इस बार अगर उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो रेगुलरली अरेंज करेंगे। टीचर अगर अचानक से नहीं इंटर करें, आने का अपना आभास दिखा दें, तो बच्चा तो सिस्टमेटिकली फिर से अरेंज हो जाएगा, फिर से उसको मौका मिल जाएगा। अगर सडनली इंटर नहीं करे टीचर क्लास में, बाहर से ही कुछ बोलते हैं, तो बच्चा तो एहसास हो जाएगा उसको कि टीचर आ रहे हैं, वो सिस्टमेटिकली अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ अचानक से इंटर करते तो बच्चा लोग को मौका ही नहीं मिलेगा कि अपने आप को, जो अपना पोजीशन जो बदल दिए थे, वो अपने पोजीशन को फिर से जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज करें। तो ये कहानी है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस की। तो हम लोग जाने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में एंड अमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग को क्लासीफाई करके पढ़ना है 4 तरीके से। हम लोग 4 तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है वो क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। हम लोग का क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप का, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो 4 टाइप से डिवाइडेड हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप से जो है वो क्लासीफाई करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सॉलिड में मौजूद हैं, सॉलिड में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे मौजूद हैं, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर, एक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उनके बेसिस पर हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में हम लोग जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर लेते हैं। हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स of crystalline solid. Crystalline solid. These solid are as follows. These solid are as follows. आपके पास 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला बोले मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा बोले आयनिक सॉलिड, तीसरा बोले मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ में बोल रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड या इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड याद रखिएगा। तो आपके पास 4 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो कितने टाइप से क्लासिफाइड हुए? 4 डिफरेंट टाइप से। सबसे पहला है आपका मॉलिक्यूलर, दूसरा है आयनिक, तीसरा है मेटालिक, और चौथा है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड के भी नाम से जानते हैं। कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्योंकि ये नेटवर्क बनाता है, चाहे वो डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। हम लोग एग्जाम्पल में डायमंड ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है वो नेटवर्क बनाने का काम करता है। ये नेटवर्क बनाने का काम करता है। ग्रेफाइट जो है वो 3 बॉन्ड के कारण, और डायमंड जो है वो 4 बॉन्ड के कारण नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए नाम दे दिया गया नेटवर्क सॉलिड। अब एक एक करके सारे इनको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा
मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमारे 4 टाइप के जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 टाइप जो है वो 4, पहला मॉलिक्यूलर, दूसरा हमारा आयनिक, तीसरा मेटेलिक और चौथा हमारा कोवेलेंट या नेटवर्क। तो ये 4 टाइप के हमारे जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनको हम लोग एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे। ये 4 टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम में ही लगा हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहला हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हुआ वो पहला हमारा हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, चलिए देखते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले वैसे सॉलिड को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कह देंगे। दो सॉलिड विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड whose constituent particle is molecules। हमारे पास सॉलिड 4 टाइप के हुए। हम लोग जाने कि एक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे या तो एटम्स होंगे, हमारे एक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे जो वो या तो एटम्स होंगे, या तो मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो फिर हमारे आयंस होंगे। लेकिन स्पेशली अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर मॉलिक्यूल्स हो रहा है, अगर स्पेशली हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा, तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग कह देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड आर दोज सॉलिड in which individual molecules behaves as repeating unit। फुल स्टॉप देंगे, लिखेंगे लाइन चेंज करके द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर binding of these molecules, the forces responsible for binding of these molecules are dipole attraction and van der Waals forces, dipole interaction and van der Waals forces। हम लोग 11th में गैसेस स्टेट में पढ़े थे। हम लोग बेसिकली 4 तरह का वहां इंटरेक्शन देखे थे, लेकिन यहां पर हम लोग जो है वो बेसिकली 3 तरह का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्स एंड लंडन फोर्स। आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव अट्रैक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, एक पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव न्यूट्रल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों न्यूट्रल, डिस्पर्सन फोर्स या इसी को हम लोग बोले थे लंदन फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी अपना क्लासिफाई कर रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी अपने आप को क्लासिफाई करेगा इन 3 डिफरेंट वेज। मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा 3 डिफरेंट तरीके से। मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन 3 डिफरेंट तरीके से, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से। मॉलिक्यूलर सॉलिड हम लोग जाने कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे और वो रिपीटिंग यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, उनको बोल दिया गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरीके के, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हुआ, और इन मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होंगे उनके बीच लगने वाला फोर्स हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, नहीं तो फिर डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स ही हमारा क्लासिफाइड पार्ट है वंडरवाल फोर्सेस का, वंडरवाल फोर्सेस का। तो पहला हेडिंग देंगे हम लोग पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, पोलर मतलब विच हैव द टेंडेंसी टू डिसोसिएट इनटू आयंस, जिसके आयंस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है। जिस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के आयंस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होगी, यानी कि वो डिसोसिएट हो जाएगा ताकि वो आयंस प्रोड्यूस कर सके, उसको हम लोग कह देंगे पोलर। जैसे HCl, HCl को हम लोग तोड़ करके H+Cl- लिख लेते हैं, HBr, H+Br-, HF, H+F-। तो ये सारे हमारे अगर सॉलिड स्टेट में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, इन गैसेस पार्टिकल को लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करके अगर इनको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये सारे हमारे सॉलिड जो होंगे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सारे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग पोलर के मॉलिक्यूलर सॉलिड में लिख सकते हैं कि these solid have constituent particles, these solid have constituent particles as polar molecules, as polar molecules, as polar molecules like HCl, like HCl, like HCl, HBr, HF, SO2, etc कर लेंगे, etc कर लेंगे, फुल स्टॉप देंगे, लिखेंगे in this molecular solid particles are held together, particles are held, बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, held together by dipole dipole interaction, by dipole dipole interaction, by dipole dipole interaction, by dipole dipole interaction, फुल स्टॉप देंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे these solid are soft, these solid are soft, non-conducting, 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 non-conducting and generally exist in gases and liquid state, gases or liquid state at room temperature। तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनको सॉलिड कैसे आप बोल रहे हैं। तो किसी भी गैस पार्टिकल को सॉलिड में बदलना है या किसी भी लिक्विड को सॉलिड में बदलना है। तो आप 11th में पढ़े थे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में कि टेम्परेचर को लो करना होगा, टेम्परेचर को लो करना होगा, इसका एरो नीचे की तरफ, और प्रेशर को हाई करना होगा, प्रेशर को हाई करना होगा।
टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई। टेम्परेचर को कम कीजिए, गैस पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टेम्परेचर को कम कीजिए और प्रेशर को बढ़ाइए, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। या लिक्विड को भी अगर कन्वर्ट करना है किस में, सॉलिड में, तो लगने वाले टेम्परेचर को कम कर दीजिए, जो उसके पास टेम्परेचर उसको कम कीजिए और प्रेशर को बढ़ाइए, तो ये आपका गैस पार्टिकल जो होगा वो या लिक्विड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। और इस तरह से HCl, HBr, HF, SO2 ये सारे गैसेस पार्टिकल या लिक्विड स्टेट वाले पार्टिकल, इनको कन्वर्ट किया जाएगा सॉलिड में। और ये जो सॉलिड फॉर्म करेंगे, ये सॉलिड हमारे कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा, पार्टिकल के बीच लगने वाला इंट्रैक्शन जो होगा वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। तो हम लोग बेसिकली बात जाने कि पोलर वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड को कहेंगे विच हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस, H+Cl-, आयंस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होगी। अगर बात करें तो ये जनरली एग्जिस्ट करेंगे या तो गैसेस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। इनके पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। और बताया गया इनके बारे में कि ये जनरली नेचर में सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टिंग होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। फिर बोलिएगा सर पोलर है फिर भी नॉन कंडक्टिंग, तो पोलर है फिर भी नॉन कंडक्टिंग इसलिए पोलर होने के बावजूद भी ये नॉन कंडक्टिंग होंगे। पोलर होने के बावजूद भी ये नॉन कंडक्टिंग इसलिए होंगे क्योंकि इनके आयंस जो होते हैं वो जुड़े होते हैं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर फोर्स से, जिसको बोल रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनके जो डाइपोल होंगे, इनके जो अपोजिट चार्ज होंगे H+Cl-, ये स्ट्रॉन्गर फोर्स से जुड़े होंगे और स्ट्रॉन्गर फोर्स से जुड़े होंगे तो पार्टिकल बिहेव करेगा हमेशा न्यूट्रल की तरह, जिसके कारण जो है वो ये नॉन कंडक्टिंग होंगे। क्लियर है बात? तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखेंगे इसमें, इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, in this solid the constituent particle, in this solid the constituent particles are either atoms, are either atoms, are either atoms like those of noble gases, are either atoms like those of noble gases, those of noble gases, those of noble gases, or non-polar molecules, or non-polar molecules like H2, N2, O2, noble gases में हीलियम, नियन, आर्गन। मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में और भी होंगे हमारे I2, हमारे CCl4, हमारे हो जाएंगे मीथेन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल होंगे, ये सारे हमारे जो है वो एग्जाम्पल होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के। और भी हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ATC छोड़ करके, P4, S8, हम लोग को इन दोनों का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है P ब्लॉक में, फास्फोरस का भी और सल्फर का भी। P4, S8, नैप्थलीन, नैप्थलीन का नाम सुने होंगे, नैप्थलीन, नैप्थलीन का फॉर्मूला होता है C10H8, नैप्थलीन। ये सारे हमारे जो हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हैं, लेकिन इनका नेचर कैसा है? शुगर हमारे हो जाएंगे, शुगर, ग्लूकोज। आप पढ़े थे सेकंड चैप्टर में कि इनके वान टू फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये ना तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। इनके आयंस ना तो ये आयंस प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी शो करेंगे, ये आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड तो हैं, इनका फॉर्मेशन मॉलिक्यूल से हुआ है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। और डिसोसिएट नहीं होंगे तो ऐसे सॉलिड को हम लोग कह देंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फुल स्टॉप देने के बाद, एग्जांपल लिखने के बाद फुल स्टॉप दीजिएगा, लाइन चेंज करके लिखिएगा,
molecular solid. These molecular solids are held together weak dispersion force or London force. Weak dispersion force or London force. फिर से लाइन चेंज करके लिखेंगे. These solid are soft and non-conducting and also exist in liquid or gaseous state. फुल स्टॉप देंगे. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को क्लासिफाई किए पहले कितने तरीके से? 2 तरीके से. एक तो पोलर और दूसरा नॉन पोलर. तो हमारे 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड. तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड. हम लोग पढ़े हैं 11th में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन का क्या कंडीशन होना चाहिए. देखिए, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 ही एलिमेंट के साथ होता है. हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करें, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ये NH3 अमोनिया, ये हमारा H2O, ये HF. क्लोरीन क्यों नहीं? तो क्लोरीन के साथ हमारा HCl बनेगा. यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करता है. does not form H bond due to large atomic size of क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम का एटॉमिक साइज लार्ज होने की वजह से यहां पर हमारा कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल हमारे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके पार्टिकल्स जो होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. लेकिन क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है. तो फिर क्या कंडीशन होना चाहिए हाइड्रोजन के लिए, बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए? कंडीशन हम लोग पढ़े हैं 11th में, कंडीशन फॉर H बॉन्ड. H बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो साइज छोटा होना चाहिए, स्मॉल साइज. कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए पहले से. कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्टेड. और तीसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए. आप ऑर्डर जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर. फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तब जाकर के क्लोरीन. फोन, FON, फोन कॉल. तो आप जानते हैं ऑर्डर. तो हमारे 3 ही एलिमेंट जो है वो टॉप जो है वो 3 ही एलिमेंट, हमारे 3 टॉप एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये तीनों अगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये सॉलिड स्टेट में अगर कन्वर्ट हो जाए, ये सॉलिड स्टेट में अगर आ जाए तो सॉलिड स्टेट में आप बदलना जानते हैं. इन तीनों को आप सॉलिड स्टेट में बदल दीजिए. ये जो सॉलिड फॉर्म करेगा ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये तीनों कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये 3 टाइप के आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हुए यहाँ पर, एक आपका पढ़े पोलर, दूसरा पढ़े नॉन पोलर और तीसरा पढ़े हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर हमारा हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन पूरे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ होगा, लेकिन क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के लिस्ट में होते हुए भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज जो होता है वो इन तीनों एलिमेंट के कंपैरिजन में लार्ज होता है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये 8 और ये 9, आप देख सकते हैं इसके पास ऑर्बिट का नंबर 2, यहाँ पर भी ऑर्बिट का नंबर 2, यहाँ पर भी ऑर्बिट का नंबर 2, लेकिन ये 17 होता है, ये 17 होता है और यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर 2, 8, 7, 3 हो गया। साइज बड़ा है, लार्ज एटॉमिक साइज, लार्ज एटॉमिक साइज। तो ये सॉलिड हमारा कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम लोग जाने कि हमारा जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से क्लासिफाइड होगा, 4, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवेलेंट। कोवेलेंट को नेटवर्क भी बोलते हैं, जिसमें पहला हम लोग देखें मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर कितने टाइप का, तो मॉलिक्यूलर हमारा जो है वो 3 टाइप का। मॉलिक्यूलर हमारा हो गया पोलर, दूसरा नॉन पोलर और तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हमारे 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड हुए। ठीक है, आगे का हम लोग जो है वो देखेंगे अगले वीडियो में।